गहरे समुद्र में एक खामोश जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसे सैटेलाइट्स भी नहीं देख सकते और आम रडार वो तो भूल ही जाइए। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी हाई स्टेक्स अंडर वाटर गेम को डीकोड करेंगे। हमारा टॉपिक है पनडुब्बियां, जिन्हें साइलेंट किलर्स भी कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे समुद्र के हथियारों की होड़ में सीधे डाइव करते हैं। जरा सोचिए, बालाकोट स्ट्राइक के ठीक बाद के वो तनावपूर्ण दिन। उस वक्त पाकिस्तान की एक पनडुब्बी हमारे रडार से पूरी तरह गायब हो गई थी। और क्या आपको पता है कि उसे ट्रैक करने में कितने दिन लगे? पूरे 21 दिन। अब आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां सुई भी ट्रैक हो जाती है, हथियारों से लोडेड एक विशाल मशीन 21 दिनों तक एकदम गायब रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। 21 दिन तो किसी भी देश में भारी तबाही मचाने के लिए काफी होते हैं ना। और यही बात इन पनडुब्बियों को इतना खतरनाक बनाती है, इनकी स्टेल्थ यानी छुपने की अचूक ताकत। तकनीकी विकास, ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना। लेकिन देखिए, ये स्टेल्थ की ताकत कोई रातों रात नहीं मिल गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। चैलेंज ये कि किसी भी इंजन को चलने के लिए, फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट? पर पनडुब्बी को तो पानी के नीचे ही रहना है, तो इंजन चलेगा कैसे? शुरुआत में आए डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम। इसमें होता ये था कि पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ता था, अपना डीजल इंजन चालू करके बैटरियां चार्ज करनी पड़ती थीं और फिर वापस पानी के अंदर जाना होता था। पर बार बार ऊपर आने से रडार में पकड़े जाने का खतरा रहता था। तो इसका जुगाड़ निकाला गया स्नॉर्कलिंग पाइप से। पनडुब्बी बस एक छोटा सा पाइप बाहर निकालकर हवा खींचती थी। पर भाई, आज के सैटेलाइट्स इतने एडवांस्ड हैं कि वो इस छोटे से पाइप को भी देख लेते हैं। और बस यहीं गेम में एंट्री होती है एक बिल्कुल क्रांतिकारी तकनीक की, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी। तो ये एआईपी काम कैसे करता है? ये बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर से हवा लिए बिना ही पनडुब्बी के अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। और खुशी की बात यह है कि भारत के डीआरडीओ ने एक स्वदेशी फ्यूल सेल टाइप एआईपी सिस्टम डेवलप कर लिया है। ये बिल्कुल शांत है, जीरो वाइब्रेशन, ताकि दुश्मन का सोनार इसे बिल्कुल भी पकड़ न सके। अब एलएनटी इसे बड़े पैमाने पर बना रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फ्रांसीसी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में इसी शानदार तकनीक की रेट्रोफिटिंग करवा रहे हैं। मतलब पुरानी पनडुब्बियों को एक बहुत बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। अब ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? जरा इस डेटा को देखिए। एक नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को चार्जिंग के लिए हर 2 दिन में अपनी जान जोखिम में डालकर सतह पर आना ही पड़ता है। पर दूसरी तरफ एक एआईपी वाली पनडुब्बी, वो लगातार 15 दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है। कोई बाहर आने की जरूरत नहीं। अब 15 दिनों तक गहरे समंदर में पूरी तरह से अदृश्य रहने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये रडार और सैटेलाइट को छकमा देकर कहीं से भी कहीं पहुंच सकती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। अंतिम शिकारी, परमाणु पनडुब्बियां। एआई तकनीक नो डाउट बहुत कमाल की है, लेकिन अगर हम पनडुब्बियों की दुनिया के अल्टीमेट प्रेडेटर यानी अंतिम शिकारी की बात करें तो वो कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स की। ये नौसेना के सारे पुराने नियम ही बदल देती हैं। ये जो 3 महीने का आंकड़ा है ना, ये कोई मजाक नहीं है। एक न्यूक्लियर पनडुब्बी लगातार 3 महीने तक पानी के अंदर छुपी रह सकती है। बल्कि सच कहूं तो न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से ये मशीनें 10 सालों तक बिना रुके चल सकती हैं। इन्हें ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आना पड़ता है क्योंकि अंदर बैठे क्रू का खाना और मेडिकल सप्लाई खत्म हो जाती है। अगर इंसान के खाने की टेंशन ना होना तो ये समंदर के नीचे नीचे ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें। न्यूक्लियर पनडुब्बियों में भी मुख्य रूप से 2 अलग अलग कैटेगरी होती हैं। पहली है अटैक सबमरीन। इनका काम बड़ा सीधा है, पानी के अंदर घात लगाकर बैठो और दुश्मन के जहाज़ों या पनडुब्बियों का टॉर्पीडो से शिकार करो। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो कहीं ज्यादा खौफनाक है, मिसाइल सबमरीन। इनका काम किसी का शिकार करना नहीं है। इनका काम बस गहरे समुद्र में एकदम शांत होकर छुपना है। भगवान ना करे, अगर कभी किसी देश पर अचानक परमाणु हमला हो जाए और जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाए, तो यही वो पनडुब्बियां हैं जो पानी के नीचे से सेकंड स्ट्राइक करेंगी, यानी जवाबी परमाणु हमला। ये युद्ध जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि दुनिया को डराकर रखने का लास्ट रिजॉर्ट डिटरेंट है, एक खौफनाक बैकअप प्लान। जियोपॉलिटिकल बोर्ड, भारत बनाम चीन। तो मशीनें और तकनीक तो हमने समझ ली। अब जरा इस पूरे डेटा को एक बड़े जियोपॉलिटिकल मैप पर रखकर देखते हैं। एशिया में समंदर के सिकंदर बनने की रेस चल रही है, भारत और चीन के बीच। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक सॉलिड समुद्री सुरक्षा के लिए 4 लेयर नेवल सिक्योरिटी मॉडल का होना बहुत जरूरी है। पहली लेयर, आसपास के बॉर्डर के लिए पारंपरिक पनडुब्बियां,
दूसरी लेयर थोड़ा और गहरे समंदर के लिए AIP पनडुब्बियां, तीसरी लेयर खुले महासागरों में गश्त के लिए परमाणु अटैक पनडुब्बियां और चौथी सबसे गहरी और दूर की लेयर यानी डीप ब्लू ओशन के लिए परमाणु मिसाइल पनडुब्बियां। एक फुल प्रूफ डिफेंस के लिए इन चारों लेयर्स का होना बिल्कुल आदर्श माना जाता है। अब अगर नंबर्स की बात करें तो सामने जो तस्वीर उभरती है वो काफी अहम है। चीन के पास जो पनडुब्बी फ्लीट है वो साइज में भारत से लगभग 4 गुना बड़ी है और उनके पास सुरक्षा की ये चारों लेयर्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर और AIP पनडुब्बियों का पूरा जखीरा है उनके पास। वहीं हमारा डेटा ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना में फिलहाल AIP तकनीक और परमाणु अटैक सबमरीन्स की थोड़ी कमी है। हमारे पास पारंपरिक और न्यूक्लियर मिसाइल पनडुब्बियां तो हैं, लेकिन बीच की लेयर्स अभी गैप में है। पर रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चीन भले ही नंबर्स में आगे हो, लेकिन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यानी पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने की ताकत में भारत का पलड़ा चीन से कहीं ज्यादा भारी है। जवाबी कार्यवाही, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW। और यहीं पर आके स्ट्रैटेजी पूरी तरह पलट जाती है। जब दुश्मन की पनडुब्बियां ज्यादा हों तो क्या करें? सिंपल, उनका शिकार करें। इसी को कहते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और ये हंटिंग कोई मामूली खेल नहीं है। इसकी शुरुआत होती है आसमान से। हमारे P-8I एयरक्राफ्ट और रोमियो हेलीकॉप्टर्स इस काम में बिल्कुल मास्टर हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी सोनार और स्पेशल रडार से लैस होते हैं। जैसे ही इन्हें पानी के नीचे किसी हरकत का शक होता है, ये समंदर में सोनोबॉय नाम के छोटे छोटे डिवाइस गिराना शुरू कर देते हैं। ये सोनोबॉय पानी में तरंगे छोड़ते हैं और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ छुपी हुई पनडुब्बी की लोकेशन निकाल लेते हैं। जैसे ही सोनोबॉय ने पनडुब्बी को डिटेक्ट किया, गेम ओवर। वो तुरंत कमांड सेंटर को लोकेशन भेजता है। इसके बाद तो बस एक्शन ही एक्शन है। कमांड सेंटर आसपास के सबसे करीबी एसेट को, चाहे वो हमारा हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो या हमारी अपनी पनडुब्बी हो, तुरंत हमले का ऑर्डर देता है। और हमला होता है टॉर्पेडो से। टॉर्पेडो समझ लीजिए पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलें हैं जो बिल्कुल सटीक जाकर दुश्मन की पनडुब्बी को हिट करती हैं और उसे वहीं ढेर कर देती हैं। खैर, कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। क्या हो अगर दुश्मन की पनडुब्बी एकदम जहाज के पास आ जाए, इतने पास कि टॉर्पीडो काम ही ना करे? तब इस्तेमाल होता है डेप्थ चार्ज का। ये एक बेहद ब्रूटल, मतलब एकदम क्लोज रेंज डिफेंस टेक्निक है। हमारे डिस्ट्रॉयर जहाज़ों के साइड में बड़े बड़े बैरल होते हैं जिनमें भारी मात्रा में बारूद भरा होता है। जैसे ही पनडुब्बी के पास होने का अलर्ट मिलता है, डिस्ट्रॉयर एक साथ 50 से 60 डेप्थ चार्ज समंदर में अंधाधुंध गिरा देते हैं। और फिर 100-200 फीट नीचे जाकर जो धमाका होता है वो खौफनाक होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन डेप्थ चार्जेस को पनडुब्बी से सीधे टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पानी के अंदर इतने सारे बॉम्ब एक साथ फटते हैं ना, तो एक भयानक शॉकवेव और ट्रिमेंडस प्रेशर पैदा होता है। समंदर का भारी दबाव और इस शॉकवेव का अचानक लगा झटका पनडुब्बी के मोटे मोटे मेटल होल को अंदर की तरफ ऐसे पिचका देता है जैसे कोई टिन का डिब्बा हो। इसे इम्प्लोजन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में किसी हवाई जहाज के पास बॉम्ब फटने से वो हवा में ही चकनाचूर हो जाता है। फ्लीट को छुपाना, अंडरग्राउंड बेस। देखिए, समंदर के अंदर तो पनडुब्बी सेफ है, लेकिन उसे रिपेयरिंग, राशन और हथियारों की रीफिलिंग के लिए कभी ना कभी तो अपने बेस पर लौटना ही पड़ेगा, है ना? और बस यही वो समय होता है जब वो सबसे ज्यादा खतरे में होती है। सतह पर आते ही आसमान में बैठे सैटेलाइट्स उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए इन फ्लीट्स को छुपाने के लिए अंडरग्राउंड बेस बनाना बिल्कुल जरूरी हो गया है। चीन ने तो हेनान आइलैंड पे अपना यूलिन नेवल बेस बना भी लिया है। वो पूरा का पूरा पहाड़ के अंदर है। पनडुब्बी पानी के अंदर से ही सीधे पहाड़ की गुफा में घुस जाती है और सैटेलाइट को भनक तक नहीं लगती। और इसके जवाब में हम भी पीछे नहीं हैं। भारत भी विशाखापट्टनम के पास रामबिल्नी में प्रोजेक्ट वर्षा पर तेजी से काम कर रहा है। ये एक टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है ताकि हमारी पनडुब्बियां भी बिल्कुल छुपकर अपनी सप्लाई ले सकें। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद हम एक ऐसे बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो इस पूरी अंडर वाटर रेस का फ्यूचर तय करेगा। एक तरफ है चीन का विशाल बेड़ा और उनका पूरा 4 लेयर सिक्योरिटी मॉडल, और दूसरी तरफ है भारत की अचूक और मारक एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ताकत, साथ ही AIP तकनीक में हमारा नया स्वदेशी विकास। आने वाले दशकों में इस गहरे समंदर की जंग में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या हंटिंग स्किल्स नंबर्स पर भारी पड़ेंगी? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस विषय से जुड़ी और भी कई दिलचस्प बातें भविष्य में सामने आएंगी।
तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।